सबसे पहले तो डूंगरगढ़ के अंदर स्वर्गीय जेठाराम जाखड़ जो मेरे छोटे भाई की तरह थे और कोरोना काल के अंदर अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते वो हमारे बीच नहीं रहे। उस समय मुकेश लगातार संपर्क में था। यहाँ के सारे जो नेता हमारे आरपीएफ पार्टी के तमाम छात्र नेता कलेक्टर भी इंटरेस्टेड थे, सारा सिस्टम लगा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था कि उनकी जीवन की डोर भगवान के हाथ में थी। मैंने ही नहीं, जाट समाज ने एक मजबूत योद्धा जो समाज सेवा के लिए किसी भी तरह का काम उनको सौंप दिया, काम को भी करते थे और मेरे से 15-20 साल का उनका जुड़ाव था। हमारे बीच नहीं रहे, इस बात का दुख है और मैं परिवार को इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि कमी तो हम लोग पूरी नहीं कर पाएंगे, परिवार से इलाज करा गया। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक जेठाराम जी इस इलाके कोई बच्चा भी मिलता तो याद करता हूँ उनको और मैं धन्यवाद दूंगा भाई मुकेश जाखड़ और स्वर्गीय जेठाराम जाखड़ डूंगरगढ़ के साथ साथ तमाम आपके जो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सब लोगों ने ये बात कही कि ब्लड डोनेशन कैंप रखेंगे, क्योंकि कोरोना के बाद सबसे ज्यादा आवश्यकता की पड़ी थी तो ब्लड की आवश्यकता पड़ी थी। उस समय हमने उसको देखा था और आज भी किसान के बेटे कई जगह रोड एक्सीडेंट हो जाता, ब्लड नहीं मिलता, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। एक बहुत अच्छी सोच के साथ आप सब लोग मिले और आपने जीत करी कि मुझे आना है। तो मैं तो वैसे ही, क्योंकि जेठाराम जी मेरे छोटे भाई की तरह थे, उस समय कोरोना होने की वजह से हम लोग उपस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन समय बनाए परिवार के साथ हमेशा रही। मुकेश जी को, सबको, इनके बेटे को, सब लोगों को, परिवारजनों को मैं हिम्मत रखने की बात तो कहूँगा ही कहूँगा, हिम्मत रखें आप। उनके जो अधूरे सपने थे वो पूरे करने और कोरोना काल के जेठाराम जी जैसे हजारों नौजवान चले गए सरकारों की लापरवाही से। दिल्ली वाले राजस्थान का आरोप लगाते थे, राजस्थान वाले कहते दिल्ली वाले पैसा नहीं दे रहे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन के अभाव के अंदर लाखों मौतें इस देश के अंदर हुई, प्रदेश के अंदर हुई। आंकड़े छुपा रहे, 4 लाख के आंकड़े बता रहे, लेकिन मौतें हुई हिंदुस्तान के अंदर 50 लाख से ज्यादा मौतें कोरोना के जो दोनों काल में। भाइयों, कौन जिम्मेदार थे इसके? जिम्मेदार वो थे जिनका आत्मशासन की बागडोर थी। स्टेट भी जिम्मेदार था, नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार थे। जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। मैं धन्यवाद दूंगा पूरे परिवार को और विशेषकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम और जिला के कानाराम जी, डॉक्टर विवेक मात्रा प्रवक्ता, विजय पाल सहित तमाम सरपंच यहाँ बैठे हैं, नागौर के जिला के तमाम पदाधिकारी और छोटे भाई जिन्होंने इस आयोजन जोरदार ढंग से करने का निर्णय लिया। और मैंने ये भी कहा कि ब्लड डोनेशन के साथ साथ उस शिविर के साथ साथ अपन प्रमुख लोगों को यहाँ इकट्ठा करें और उसको ये काम दें कि हमारी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बैठ के बात करें। कि जब किसान के बेटे हमें हमेशा लड़ते ही रहना, सीमा पर लड़ाई हम ही करेंगे, देश को हम उत्पादन करके हम ही देना है, सरकारों से हम लड़ेंगे, सरकारें बनाएंगे भी हम और बना के उनको सरकार को ठीक देनी होगी। हमारे खाते का संघर्ष दिखा है और जब इस कौम के खाते में ही संघर्ष दिखा है तो मैंने सारे संघर्ष की माला पहन ली कि मुझे लड़ना है। देखते हैं सत्ता में ज्यादा मजा आता है या संघर्ष के अंदर। तो भाइयों, लड़ते 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 राजस्थान का किसान दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के नेतृत्व को मानता था, जमाना बदला। धन्यवाद होगा राजस्थान के नौजवानों का, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के किसान के बेटों का कि जब किसान आंदोलन हुआ देश के अंदर तब एक बात चली देश में, तमाम किसान संगठनों ने कहा कि हनुमान बेनीवाल अगर सत्ता छोड़ दे और गुजरात दिल्ली का कनेक्शन काटे, शाहजहांपुर हाईवे को जाम करे तो प्रधानमंत्री दबाव में आ जाएंगे। मुझे जब ये बात कही गई
अपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के भाइयों के लिए न्याय मांग रहा है। और जाट आरक्षण आंदोलन में हरियाणा का हमारे बच्चे शहीद हो गए और नेता अपनी दुकान चलाने पर व्यस्त रहे, झूठे मुसलमानों को बचा दिया। कोई व्यक्ति नहीं बोलता। आप ये छोड़े कि आप जिस जगह में बैठे हो दिल्ली का, मैं सोच रहा था कई बार कि एमपी बन के मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन दोबारा ये सोचता हूँ अगर एमपी नहीं बनता तो देश के नेताओं का पता कैसे चलता है कि कौन से स्टेट में नेता कैसा, उसमें कितना दम है। तो पूरे नेताओं का दम लोकसभा के अंदर देख लिया, कितनी मजबूती है। आधे से ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, आधे से ज्यादा टिकट की कतार में खड़े कि ये कह रहे हैं कि अगली बार 5 साल आगे बिजनेस संभालने फिर जीत के वापस आ जाएंगे। वो आपसे कोई मतलब नहीं, किसी को किसी जगह करना नहीं। और एक दिन स्टेटमेंट कुछ कहेंगे, एक दिन तो कह देंगे 100 किलो ठीक नहीं है और दूसरे दिन से उसकी चप्पल उठा लेके जाए, उसे 100 किलो की फोटो लगा के हेलो साहब जी भला शर्म करो क्या। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, अब हर आदमी जानता है। ये पुरानी बातें नहीं है कि 60 साल पहले जयपुर से कोई पीएचडी ट्यूबवेल सेक्शन होती, वो जयपुर में गाड़ियों के चक्कर काटते थे और फोटो कॉपी करा के गाँव में आके कहते थे वो सारा काम मैं कर रहे हो रहा बाबू हमारा काम करा तो काम करा थे, वो धोखा देते। लेकिन अब हर चीज आप यहाँ बैठे जो बात करते पूरा देश देख रहा, पूरा वर्ल्ड देख रहा। इस सोशल मीडिया ने हमें बहुत मजबूत किया, आगे बढ़ाया। और विधानसभा और लोकसभा की कार्रवाई जो लाइव चल रही है, इससे आपको पता मिलेगा कि आपका विधायक क्या कर रहा है, आपका सांसद क्या कर रहा है, आपके दूसरे नेता क्या कर रहे हैं। भाइयों को राजनीतिक मंत्री, लेकिन क्योंकि जेठाराम जी का सपना था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार राजस्थान में बने, तो मुझे अपना भाई के मुख्यमंत्री स्वीकार किया। बहुत ही संजीदा व्यक्ति थे, हमारे बीच नहीं गए, लेकिन उनका जो सपना था, उनकी जो सोच थी, मैं तमाम आयोजन समिति के साथियों को, सारे भाइयों को कहना चाहूंगा, उनका सपना पूरा करेंगे। किसानों की सरकार आने वाले समय तक राजस्थान में बनाएंगे। आप 2-3 दिन से मीडिया में एक बात चल रही है, आपने पढ़ी होगी कि महेश जोशी मंत्री का बेटा धर्म बदल के शादी कर लेता, बाद में सेटलमेंट हो जाता, फिर लड़की को जान से मारने के लिए धमकियां वगैरह दी जाती, लड़की दिल्ली में एफआईआर दर्ज करा दी जाती और दिल्ली नेता, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री बनने के दावेदार एक व्यक्ति का एक शब्द भी विरोध में बोला के मामला, इतना बड़ा मामला हो गया, जिंदा मुक्ति निकल ली, क्योंकि महेश जोशी वो है जो मुख्यमंत्री के मार्फत उनके काम कराते हैं बीजेपी वालों के। महेश जोशी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। परवेज घोटाला हुआ, प्रताप सिंह मुख्य आरोपी था, विधानसभा चल रही थी, कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया। बीजेपी के आगे विपक्ष में बैठे नेताओं ने कहा कि प्रताप सिंह अपना आदमी भाई है, कईयों के साथ सिस्टम होता होगा, साथ बैठते हम लोग ये नहीं करेंगे। भाइयों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, वो भी हाथ मिला चुके हैं। मैंने लोगों को जब सरकार गिरी थी तब ये भी देखा था, 2-4 विधायक तो ऐसे थे दिन में सचिन पायलट के कैंप में चले गए और रात को गहलोत के घर वापस नजर आए। 2-4 विधायक ऐसे भी थे, उनका सरकार और पूरा प्रयास के आगे जीता हुआ और नहीं गिरी। मेरे हाथ में है सीधे कायम नहीं रह सकते। जिन नेताओं मतलब मैंने हमने तो लड़ाई लड़ी, तब लोग ये कहते थे कि दिल्ली में हनुमान जी तो मोदी जी की तरफ चले गए, तब मैंने कहा मैं उनको छोड़ के आ जाऊँ, फिर बोले छोड़ ही नहीं सकते। और जब किसानों को मेरी आवश्यकता पड़ी तो हनुमान बेनीवाल ने अपने सत्ता को ठोकर मारी। कहाँ से बता, पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया, पंजाब के बाद हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान को अगर आंदोलन में धकेला, राजस्थान के अंदर इस आंदोलन को अगर हवा दी तो आज आप रोज देख लो सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान बहुत बड़ा है और राजस्थान बड़ा है और मैंने बड़ी लड़ाई मोल ले ली। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि आपकी जवानी तो चली जाएगी, हेड कांस्टेबल आता था तो लोग ज्ञापन देकर भाग जाते थे। पुलिस का इतना खौफ करना चाहिए ग्वालियर के अंदर तमाम लोगों को, लेकिन हमने लोगों को लड़ना सिखाया। आज ये स्थिति होगी कि जब मन पड़े आईजी डीजी चीफ सेक्रेटरी को सड़क पर बुला लो ज्ञापन लेने के लिए। ये किसने चालू कराया? हनुमान बेनीवाल के संघर्ष ने राजस्थान के जवान किसान को जगाया, उन्हें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। मैं आज के इस जो प्रथम पुण्य तिथि है जेठाराम जी की, इसमें यही कहना चाहूँगा कि रक्तदान करके
बहुत बड़ा दान आप लोगों ने किया। और हर जगह आप लोगों को लेकर आना, क्योंकि शहर का आदमी कभी रैली के अंदर आता नहीं, वहाँ भी हमें ही जाना है। बॉर्डर की रखवाली हमें करनी है, आंतरिक सुरक्षा हमें करनी है। गांव में जो हमारी जाति या किसान संख्या ज़्यादा है, वहाँ अगर छोटी सी कोई बात हो जाए उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है, उनकी रखवाली भी हमें ही करनी है। तकलीफों के दौर से गुजरना है। सरकार बिजली 4 घंटे दे रही है, बिजली 6 और 7 घंटे का बजट घोषणा और कांग्रेस बताओ इससे ज्यादा क्यों। लेकिन मैं आपको विश्वास 1-2 दिन यहाँ मुझे पता लगा कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ये से घेर के बैठे, हम 1-2 दिन के अंदर कोई बड़े आंदोलन का मूड बना रहे कहीं कहीं कि जब सारे पप्पू पार्टी दिल्ली से उदयपुर के अंदर रेल मारेंगे सारे, तो हम ऐसा कुछ करें कि पप्पू को पता लगे राजस्थान में कि राजस्थान की सरकार कितनी फेल्योर है। इसका आज और कल का खाका तैयार करके हम ये भी नहीं चाहते कि कानून अपने हाथ में ले, लेकिन दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। और मैं बीजेपी के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ, ये नड्डा जी के सम्मेलन तो बाद में कर ले, तो मना करा था क्या सरकार के बाद हो जाए, और कौन से भी वोटिंग होकर आप सरकार बना रहे। 20 तो तुम्हारे दूल्हे हैं, एक लुटेरी दुल्हन 21, कौन किधर ले जाओगे? कौन सीएम किसके नाम से वोट मांग रहे हो? कौन सीएम बनेगा बताओ? तुम्हारे में दम है, अपना सीएम डिक्लेयर करो पहले। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दम है दिल्ली वालों में, मैं को चुनौती देता हूँ कि अपना मुख्यमंत्री घोषित करा के और इसके बाद कांग्रेस में भी दम है सेकंड पंक्ति में, उनको कहना चाहता हूँ सरकार गिराने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आप वहीं जाके बैठ जाएंगे। भाइयों, मिलना वो होता है जिस तरह मेल जोशी के मामले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिल गई। परिवेश घोटाले में प्रताप सिंह को बचाने के लिए कांग्रेस और भाजपा मिल गई। एक वीडियो वायरल हुआ था पुलिस के अधिकारी का, तो विधानसभा का सत्र चला था, कोई नहीं बोला, वीडियो में चुप्पी साध ली गई। कारण था कि मुख्यमंत्री और दूसरा जो प्रतिपक्ष है उनकी बात चली। एक तरफ से जिसका वीडियो वायरल हुआ वो बीजेपी के आरएसएस के नेताओं के नजदीक था, और दूसरी तरफ सीएम के नजदीक था। भाइयों, दोनों ने हाथ मिला लिया। एक बयान में दोनों पार्टियों के नेताओं ने आए, इस मामले को भी अगर उठाया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने विधानसभा का धरना देकर सड़क पर कुछ मामले को उठाया, और दिल्ली तक तमाम जो मामले कौन उठाता है? तहरीर का पाठ पढ़ रहे हो, कौन सी बात कर रहे हो? तो मोदी सरकार फेल होगी, छोड़ो उसको, ये तो फेल हो गए, लेकिन आप पास कहाँ हो? फेल हो तो पूरे पेपर आउट करा दिया राजस्थान के अंदर। कुल इतना बड़ा मामला हो गया। ये बात उसी दिन उठी थी जब लोकसभा के अंदर मजबूती से नीट भर्ती को रद्द कराने की बात भागवत के सांसद ने उठाई, और 2 दिन बाद नीट रद्द हो गई। भाइयों, यार अभी जो हालात है आपके छिपे, हर पेपर आउट हो रहा है। जंगल राज है, राजस्थान अपराध में 1 नंबर पे आ गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम जिम्मेदार नहीं है, हम तो आए हैं। ये नया पौधा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नई शुरुआत है। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, जिस दिन आप ये तय कर लोगे कि डूंगरगढ़ की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलेगी, लूणगढ़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलेगा, उस दिन 225 सीट आरएलपी पार्टी को जाएगी। ये कहते हैं आप, जहाँ हमारी संख्या, हमारे भाइयों की संख्या, किसानों की संख्या 1.25 लाख 1.5 लाख हो, और वहाँ भी अगर अपन दल के टिकट को देखें कि कौन सी पार्टी के टिकट को वोट देना है, तो नौजवानों इसको परिवर्तन नहीं कहते। अगर भगत सिंह नहीं होते, देश को आजादी इतनी जल्दी नहीं मिलती। बाकी सत्याग्रह आंदोलन तो बहुत चले थे, हुआ तो नहीं था। भगत सिंह के आंदोलन में भूमिका थी। अगर राजस्थान को बचाना है, आप इस बार तय कर लो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती देनी है। लड़ते लड़ते मैं भी लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। 18 तक का आह्वान किया, 18 के अंदर 3 सीट मिली, कई जगह अपने लोगों की मदद भी कर दी, कई बदमाशों को हराना था, तरीके से उनको भी हराया। लेकिन तेरी का जो मिशन था, आपने कहा 5 साल वो लड़ेंगे, लड़ाऊंगा 5 साल। 3 एमएलए से 1 एमपी बने, 5 प्रधान बनाए, और आपको आवश्यकता पड़ी तो हमेशा आपके साथ सड़क पर मिले। जो नेता बदमाशी करता है उसका विरोध हनुमान पहलवान सबसे पहले करता। देश के अंदर इतनी ताकत पैदा करें, इस बार बीकानेर से तूफान उठना थी। वैसे बीकानेर की जो रैली हुई थी हमारी उस समय 2018 के अंदर, जबरदस्त तरीके से आपने
3 लाख 5 लोगों के अंदर इतना बड़ा रैली कभी नहीं हुआ। लेकिन रैली होने के बाद फिर जब चुनाव हुए तो हमारा वो नया सिस्टम है, नई पार्टी थी, किसी ने सोचा भी नहीं। अभी भी कई लोग मुझे दिल्ली में कहते हैं कि यार आप ये बताओ आपने पार्टी बना कैसे ली? राजस्थान में बड़ी नहीं पार्टी, वो लोग मजाक उठाते थे, वो ही चल रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी। नई पार्टी बना के उसको पहचान दिलाना, उस पार्टी, हमारी पार्टी का मकसद कोई सत्ता प्राप्त करना नहीं था। हमारा मकसद था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो। क्यों नहीं कर सकती सरकार? धरना सेटों का 3 लाख करोड़ का 15 साल में कर्जा दिल्ली सरकार ने माफ किया। धरना सेटों में पैसे किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, किस बात का टोल ले रहे हो आप? टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगार को रोजगार, मजबूत लोकायुक्त, भ्रष्टाचार की जांच कर सके और कानून का राज। इस बात को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ था और आरएलपी पार्टी अभी भी अपनी विचारधारा के साथ चली। कई लोग मुझे कहते हैं साहब आपका एजेंडा क्या है? मैंने कहा हमारा एजेंडा आपस में पत्थर फेंकोना नहीं, ये तो कम से कम ये है एजेंडा। ये नहीं है कि पत्थर फेंको और धर्म की बात में तो कूद पड़ो और दूसरा कोई बयान मत दो। 3.5 साल में बीजेपी ने सिवाय अभी दंगों के दौरान बयान दिए, उससे पहले बीजेपी के कितने घंटे सड़कों में बैठे और कितने बड़े आंदोलन बताओ मुझे 3.5 साल का भाई, उनको जरूरत नहीं। और जो कह रहे अपना मोदी जी की हवा चलेगी और वोट मिल जाएंगे और हम सीएम आधे तो मंदिरों पर भी बांट दिए, ये तू ये ले लेगा, तू ये ले लेगा, बैठे ना। तो ये अपनी मजाक है। यूपी बिहार के जिन लोगों की 7% पॉपुलेशन थी, उन्होंने दूसरे धर्म दूसरी कौमों से गठबंधन किया, चिल्लुकार मुसलमान, और वो 3-4 बार मुख्यमंत्री बन गए। तो राजस्थान का जवान किसान इतना कमजोर नहीं है। 20-22% पॉपुलेशन जिनकी है, शेड्यूल कास्ट को भी साथ लेंगे, मुस्लिम को भी लेंगे, गुर्जर यादव मीणाओं को साथ लेंगे, तमाम जातियों को साथ लेंगे, सत्ता के शिखर पर कब्जा करेंगे। भाई लोकतंत्र का कोई व्यक्ति या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो, और या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। सरकार को झुका ही है वहां रोजाना प्रयास करी है। मुझे अभी रस्ते में आते हुए कहा कि लालगढ़ के अंदर वो एक आपने चलना ना रोहित जी को लेकर आंदोलन आप लोगों ने किया था, आप लोगों ने रोहित जी को लेकर आंदोलन किया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, अगर बाड़ी खेत को खाने लग जाए, अगर मैं ही रोहित जी के ठेके ले लूँ नागौर के अंदर, तो आप समझ लो कि मैं राजनीति नहीं करूँ, बिजनेस करने लग जाऊँ, ये काम मुझे छोड़ देना चाहिए। ये मेरा विचार है। हनुमान बेनीवाल किन परिस्थितियों को आगे बढ़ाए। कभी तो सरकारों के खिलाफ बोल रहा है। मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा था, वसुंधरा की बुराई करते थे और बाद में कैसे जाके पेट पड़े और नीचे बैठ गए। वसुंधरा कभी भी नीचे बैठे बातें करेंगे, बड़ी हम ये करते थे, बड़े बड़े हाथों जाके बैठ जाते हैं। 2 मुगलों को गिरफ्तारी का जैसे कहता है ना, तो पकड़ के डालेंगे आपको, जैसा मेरे को मत पकड़ो, मैं तो ज्वाइन कर लूंगा पार्टी। मैंने बीकानेर के अंदर देखा किस तरह लूट मची हुई है। मंत्रियों ने, आपको बीकानेर के मंत्रियों ने महकमे बांट के, एक मंत्री कह रहा कि 4 महकमों की बंदी तो मैं लूंगा, उधर गए वो रुको मैं भी नया हूँ, 3 की मैं लूंगा, 2 की मैं लूंगा। ये सिस्टम बीकानेर के अंदर रोहित के ठेके मंत्रियों ने ले बीकानेर के। आप कांग्रेस के बड़े नेताओं ने रोहित को ठेके ले ली। इससे ज्यादा घिरा हुआ काम कोई नहीं हो सकता। मैं तो ये चुनौती देता हूँ राजस्थान को तमाम कांग्रेस भाजपा के नेताओं कि हनुमान बेनीवाल से मुकाबला करो। आप लोग बैठो, मेरे साथ आप डिस्कस करो, वाद विवाद करो, पता लग जाएगा कौन कौन किसान के लिए लड़ रहा है और कौन अपने खुद के घर के लिए लड़ रहा है, कौन अपना बयान बदल रहा है और कौन असली मर्द है तो हिम्मत की लड़ाई करना। वो तो नहीं करा। मुझे गुस्सा आया, मुझे बीजेपी के नेताओं ने एक बात कहा, खड़े होकर जब मैं बोल रहा था कि आप तो बीजेपी से जीता हो, आप क्या वसुंधरा खिलाफ खड़े हो। तो मुझे बाहर निकलना ना पार्टी, तो मैं बैठता था और मैं बैठता था, वसुंधरा बाहर चली जाती थी। मुझको बहुत मेरे अंदर तंग परेशान करता था। तो बीजेपी के नेता बोले आप तो बीजेपी जीत के आए थे। मैंने कहा थूकता हूँ बीजेपी को, अगली बार अगर अपने दम पर जीत जाऊंगा। और 13 में 9 सीटें नागौर की बीजेपी जीती और सबसे ज्यादा वोटों से हनुमान बेनीवाल जीत। कारवा बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते पार्टी बनाई, पार्टी बना के संदेश दिया, देश में बात चली। प्रधानमंत्री के साथ एनडीए की मीटिंगों में बैठा, ऑल पार्टी मीटिंगों में बैठा, आपकी पैरोकारी करी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करी, ईस्टर्न कैनाल सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। हमारे जितने भी राजस्थान के लंबित मुद्दे
चाहे आप पानी के मुद्दे, आज नहरबंदी से कितनी परेशानी, लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। और दुर्भाग्य मुझे इस बात का है कि बीकानेर से पानी नागौर जा रहा है, नागौर से तो आपका जो हनुमानगढ़ गंगानगर का पानी बीकानेर जिले के अंदर होते हुए नागौर जा रहा है, लेकिन बीकानेर के उन इलाकों में पीने का पानी नहीं मिल रहा। उस नहर से इस इलाके के लोग अपने आप को कांग्रेस का धनी धोरी समझते हैं। मिल रहा है पानी, वहां पे पानी कहाँ जा रहा है? सीधा नागौर क्यों? मैं ले गया था और मैं आपको स्वास्थ्य यहाँ भी पीने का पानी भी आएगा, सिंचाई का पानी भी आएगा, थोड़ा समय लग सकता है। एक व्यक्ति है जो आपके लिए इतना लोड लेके चल रहा है। अब तरह तरह के लोग बात करते हैं, लोग ये भी कहते हैं हमारे हेलीकॉप्टर में कैसे उठते हैं, हेलीकॉप्टर वाला किराया देता हूँ, फ्री में तो उठाता है, और किराया कहाँ से देता हूँ? आप दे देते हो मुझे, अरे छोटी मोटी मदद तो करते ही हो ना, तभी चल रहा हूँ और हम आपके साथ हैं। तो मैंने कहा मेरी पार्टी का नाम बताओ, बोला आपकी पार्टी का नाम, तो उन्हें बच्चा बोला कि अरे माँ बाप, मैंने कहा आज तक आपने वोट बीजेपी को दिए और वोट तो आगे भी बीजेपी को देंगे, तो फिर टोल माफ में मुंशी कर रहा अब तो लोग वोट ही नहीं देंगे, टोल माफ कैसे होगा बताओ? टोल माफ के लिए सरकारें चाहिए। दिल्ली में मैं कहता हूँ देश का टोल माफ करो, गडकरी जी खड़े होकर कहते हैं कि कैसे माफ कर देंगे? 5 स्टार में खाना खाओगे तो बिल 5 स्टार का देना होगा और ढाबे में खाओगे तो ढाबे का देना। अच्छी सड़कें चाहिए, अरे सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, ये तो आजादी जब मिली थी, ये तो सरकार को देनी होती है। अभी जल जीवन मिशन की जो राजस्थान में मीटिंग थी उसमें भी गया था और हमने कहा कि जब जल जीवन मिशन के अंदर प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब सबको पानी पिला रहे, घर घर कनेक्शन दे रहे हैं, तो भाइयों ये 10% पैसा जनता से क्यों ले रहे हो? 45 स्टेट का और दिल्ली का हो गया, 10% पैसा मत लो। तो मैंने जब आवाज उठाई तो 1-2 सांसद और भी बोले, 5% तो उन्होंने माफ कर दिया। अब जो 10% लेते थे कनेक्शन के अंदर घर घर, आपके नहीं आएंगे जल जीवन मिशन आ जाएंगे, अब बीकानेर में जल्दी आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि 10% पैसा भी किस बात का है? आज आजादी के 70 साल बाद अगर सरकार आम आदमी को शुद्ध पानी प्रत्येक घर को नहीं पिला सकती तो सरकार रोजगार कहाँ से दे? हम ये भी कह रहे हैं इस तरह आप जमीन हमारी ले रहे हो, ये फलाना में कोयला निकाले दुनिया भर का, दूसरा ये चालू हो गया पश्चिम तरफ नागौर में कंडक्टर निकल रहा है, बाड़मेर में तेल के कुएं में सारी जमीन आपने हड़प ली। आप स्थानीय लोगों को 80% रोजगार दो, एक्ट बनाए, दिल्ली की सरकार बनाए, राजस्थान की सरकार बनाए, अपने धुआं और ये आपका पूरा जो फैलता है इससे पोल्यूशन खराब करता है, पानी इलाके की जो जमीनें खराब हो रही है, ये करके न तो CSR फंड खर्च करती है और न इलाके के अंदर हमारे लोगों को रोजगार देती है। ये भी हमारा मुद्दा रहेगा मजबूती के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता कि हम सब मिलकर नई लड़ाई लड़ेंगे। आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं जेठाराम जी के पूरे परिवार को इस बात का धन्यवाद होगा, आभार व्यक्त करूँगा। उसकी कमी हमेशा जेठाराम जी हमारे बीच बनी रहेगी, लेकिन बीकानेर के नौजवानों ने जो सबसे अच्छा काम किया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जब RLP पार्टी का कोई प्रदर्शन राजस्थान में होता है तो बीकानेर जिले का नौजवान प्रदर्शन में सबसे आगे होकर भूमिका निभाता है। ये मैसेज जब हम जयपुर में बड़े लोगों को मिल बैठते तो वो कहते हैं कि बीकानेर में RLP बहुत मजबूत है, 1 मिनट में हजारों बच्चे आ जाते हैं। अपने को आना ही पड़ेगा, अपने जो लोग धोखा देते थे अपने लोगों को उन धोखेबाजों से हमें बचाना होगा। भाइयों, जोधपुर की रैली का ऐलान करेंगे 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा है अब अपने को एक आध बड़ा रेला करके दिल्ली तक ये मैसेज देना चाहिए कि हम आ रहे हैं, ठीक हो जाओ। राजस्थान का जवान किसान बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है, ये हमारे मुद्दे। उन मुद्दों को लेकर एक रैली हम जोधपुर में करेंगे। उसके बाद अभी 2-3 दिन के अंदर प्रदेश कार्य समिति का ऐलान भी करेंगे, काम मीटिंग करने वाले, और फिर बाद में राजस्थान में 4 सुनवाई के कार्यक्रम रखेंगे। क्या करना सारा सूचीबद्ध तरीके से नई पार्टी है और हमारे नौजवान पहली बार एक जगह कोई बूंदी साइड में फोन किया था मैंने कहा तुम सिंबल ले गए क्या? तो बोले सिंबल लेके कितने लोगों को आना, कितनी गाड़ियाँ लानी चाहिए, तो पता ही नहीं था सिंबल क्या होता है। अरे RLP पार्टी ने सिखा दिया लोगों को।
इस तरह टिकट बढ़ते हैं, ये सिंबल होते हैं, ये फार्म ये होता है, ये वो होता है। एक प्रयास तो किया नहीं किया, शुरुआत करी पंचायत चुनाव में, गांव-गांव तक आप लोगों का प्रयास था। सफलता एकदम से नहीं मिलती। अंग्रेज जब हिंदुस्तान के अंदर आए थे व्यापार करने के लिए, और इनका मन हो गया यहाँ ठीक है राज कर लो आराम से, और राज करके 200 साल तक राज किया। हजारों लाखों नौजवान शहीद हुए, उसके बाद स्वतंत्रता था। हनुमान परिवार लड़ाई लड़ा है, हो सकता है इसमें समय लग जाए, लेकिन लड़ाई किसान को उनके काम आएगी, किसान के बेटों के काम आएगी, और आप सब मिलके एक नए राजस्थान का निर्माण करोगे। एक ज्ञापन मुझे मिला बिजली का, बिजली कटौती और ही राजस्थान के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज और कल कर 6 घंटे बिजली कराने का पूरा प्रयास करें। दूसरा, डूंगरगढ़ का जो ये रेलवे ओवरब्रिज है, ये स्टेट हाईवे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस स्टेट हाईवे पर हमको ये डूंगरगढ़ विधानसभा सड़क मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज, इसकी स्वीकृति जल्दी करा दूंगा मैं, 2-5 दिन के अंदर आपके स्वीकृति करवा दूंगा, टेंडर भी लगवा दूंगा और तेज गति से काम चालू भी करा दूंगा। ये तो मैं घोषणा करके आपको। बाकी आपने कुछ छोटी मोटी चीजें और लिखी है, ट्रॉमा बनाने की, कुछ काम तो आप एमएलए साहब को बता दो। क्या पता मैं करा दूँ, नाराज हो जाए मेरे से। डूंगरगढ़ में की स्थापना, डूंगरगढ़ के सीएससी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र संपूर्ण स्टाफ, किसानों की संपूर्ण गरिमा भी अपना मुद्दा है आरपीपी पार्टी का। पेयजल है तो मेरी पानी, फसल सिंचाई तो दिन में पूरी 6 घंटे विद्युत सप्लाई, नगर पालिका मंडल में व्यापक भ्रष्टाचार, ये तो पूरे राजस्थान के हर नगर पालिका के अंदर किया भ्रष्टाचार। नागौर में इससे ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये कराएंगे आप, इसमें कराएंगे आपको। 5 बार एपी हो गया, साथ ही धारीवाल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसको कलेक्टर ने कर दिया, मंत्री ने कर दिया, आज करते हैं, कल आके वापस आवाम को नहीं किया। इसमें भी जिला कलेक्टर से बात करके एक आपका डेलीगेशन जिला कलेक्टर आरएलपी पार्टी से मिलेगा और नगर पालिका एक दूसरा शर्त है, बीकानेर स्टेट हाईवे नंबर 20 के कार्य को चालू कराना, करवा देंगे, ये जल्दी चालू, हाँ करवा देंगे। ये शर्त ये करवा दूंगा। ये जितने भी आपने मुझे ज्ञापन दिए हैं, इनको जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान करूंगा। बस एक ही चीज का ध्यान रखें कि 23 की लड़ाई में अगर कामयाब नहीं हुए, 28 आने में देरी हो जाएगी, बता दूं आपको, ठीक है ना, क्योंकि हमारी भी उम्र हर बार बर्थडे पे 1 साल बढ़ती है, देख रहे हो ना, तो लड़ते लड़ते 70 साल का होकर आज थोड़ी करेंगे। 23 में जुड़ जाओ, आरएलपी की डूंगरगढ़ में सीट जीते, लूणगढ़ में जीते, आप तो 2 सीट तय कर लो, डूंगरगढ़ लूणगढ़ से जीत जाएंगे, 2 जीत जाओ तो 100 तो जीत जाओ। यहाँ बदलाव क्या हो, लोग जरूर कहते हैं कांग्रेस काम ठीक नहीं कर रही है, बीजेपी में जा रही है, बीजेपी तो 50-40 साल नुकसान किया था, तमाम मत जाओ, अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो तीसरे विकल्प के रूप में आपके लिए काम कर रही है, प्रयास करिए, अपने किसानों की पार्टी है और रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आरएलपी पार्टी है। आरएलपी कैसी पार्टी, इसका उदाहरण बताऊं आपको, कई बच्चे आरएलपी पार्टी को अपने घर का इतना मानते हैं कि मुझे ही फोन करते हैं, हेलो आप बोलो बेटा मैं आरएलपी पार्टी का युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा आपको बना दिया, हाँ मैं बन गया था, आपसे मिला था खुद ही। मतलब उनका कितना प्रेम है कि भाई साहब सीधी बात, मैं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ भाई साहब, और यहाँ बनने से मैं खुद ही बन गया अपना आप। बताओ ये ऐसी पार्टी मिलेगी आपको जो आपके घर की पार्टी है, जिस पार्टी में पद को लेकर किसी को नाराज नहीं किया, अपनी पार्टी है, अपने बच्चों को जीतना। और पद से ज्यादा मैं बता दूं, पद अगर किसी के पास हो वो क्या कर लेगा, पद से ज्यादा तो जो मेरे साथ रहते हैं वो ज्यादा मजबूरी से अपनी बात रख सकते हैं, बता सकते हैं। इसका भी मैं कहूँगा कि अपन आने वाले दिनों में इसको ठीक ठाक तरीके से करेंगे। सारी परिस्थितियाँ आप जानते हो, पार्टियाँ चलाने में कितना जोर आता है। बड़े बड़े लोग थे जो पार्टियाँ चला रहे थे, पार्टियाँ फेल हो गई और दूसरों के सामने सरेंडर हो गए, उनको पैरों पड़ के देश के अंदर बड़े बड़े नेताओं को बनते थे। कम से कम जिंदा तो हूँ,
लड़ तो रहा हूँ, आपका सम्मान दिल्ली तक बढ़ा रहा हूँ, प्रदेश में तो मान सम्मान बढ़ा रहा हूँ। और मैं लड़ रहा हूँ ना, तभी तो कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का भी दिमाग ठीक है। अगर मैंने लड़ना बंद कर दिया तो फिर वो ज्यादा दिन चालू करते हैं पहले वाली। ये भी ध्यान रखना कि अरमान बेनीवाल नेताओं को घर घर ढाणी ढाणी ब्याह शादियों में सब जगह घूमना सिखाया राजस्थान के लिए। कोई नहीं करता में अच्छे अच्छे कंपनियों के चश्मे लगा के बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर तो दिल्ली में आराम करता था, तो सिंगापुर चला जाता था। एक वो देश हो रहा था सबसे ज्यादा जाता है, हाँ वहाँ जाते थे, कोई मजाक करने में कहीं चले जाते थे, कोई और आ जाते थे। तो ये मैं नहीं हूँ जो उनको रोक रखा है, ठीक रखा है। तो भाइयों ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं क्या कि इस अवसर पर पहली पुण्यतिथि में जेठाराम जी को तो मैं श्रद्धा नमन करता हूँ। तो पुष्पांजलि अर्पित करी। सब लोगों का प्यार देख के ऐसा लग रहा है कि जेठाराम जी बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनकी कमी हमेशा रहेगी, लेकिन उनके विचार जिंदा रहने चाहिए। और परिवार का परिवार की तरह सब मिलकर ध्यान भी रखेंगे। बेटा अंकल को सब समय के साथ ठीक होगा, बेटा भी आगे बढ़ेगा, सारी चीजें उनकी कमी इनके यादें हर साल इनकी पुण्यतिथि के रूप में कभी ब्लड डोनेशन करा दिया, तो कभी पर्यावरण के मामले में, कभी दूसरे काम काज करके समाज सेवा के उनकी यादों को हम हमेशा जिंदा रखेंगे। उन्हें बीकानेर की पूरी टीम को बधाई। और जितनी घोषणाएं करके जा रहा हूँ ये पुणे वाली और सड़कों में, ये मैं काम आपके पहले 2-3 दिन में करवा दूंगा, कुछ खबरें आपको दे देंगे। तो बाकी जितने भी काम है एक दिन लड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि रोहित वाला मामला नए तरीके से वापस उठाना पड़ेगा। किस तरह गुंडागर्दी यहाँ के मंत्री और कांग्रेस के नेताओं को नहीं करने देंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमेशा आपसे आपसे निवेदन आता है, आपको सम्मानित करेंगे हनुमान जी और भद्रलाल जी चरण, जिन्होंने 34 बार बुलंद डोनेशन किया, दोनों से निवेदन आता है उनको सम्मानित। एक जेठाराम जी के पिताजी मोहनलाल जी जाट, भाई मदनलाल जी, मुकेश, उदयभान, और यहाँ जो प्रमुख लोग हमारे पूनम नयन, राजेंद्र मेघवाल, मनोज, याद रखेगा हिंदुस्तान।